बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डाइपोल मूवमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस टॉपिक में मेनली हमने डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस करना है और डाइपोल मूवमेंट से ही रिलेटेड होती है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको भी। तो पोलैरिटी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हम जानते भी होते हैं। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब एक चीज हमारे पास पोलर हो, उसका मतलब होता है कि वो डाइपोल होगी। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो दैट मीन्स वो डाइपोल है। डाई का मतलब होता है दो, पोल्स का मीन पोल, पोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। तो ये दो पोल बन गए, इस वजह से इसको कहते हैं डाइपोल, दो पोल्स वाला मॉलिक्यूल। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम क्या कहते हैं? वो मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर है, उसके पास पोलैरिटी है। अच्छा, डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास डाइपोल की। मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव चार्ज ऑन वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर एंड इज कॉल्ड डाइपोल। जैसे कि हमारे पास मिसाल है HF की। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस केस में हमें मालूम है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की सलाहियत फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो ये पेयर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, तो फ्लोरीन की तरफ आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन से ये पेयर दूर दूर होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये दो चार्जेस क्रिएट हो गए हैं, दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, दो पोल्स क्रिएट हो जाने का मतलब ये क्या कहलाएगा? इट इज अ डाइपोल, दो पोल्स वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स वाला। ओके, और जब दोनों पोल्स आ जाएं तो फिर हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो गया? पोलर हो गया, उसके पास क्या आ गई है? पोलैरिटी आ गई है। यहां तक हमने क्लियर कर लिया व्हाट इज अ डाइपोल। तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास भी चार्जेस होते हैं वो हमारे पास डाइपोल कहलाते हैं। आज हमने डाइपोल का या पोलैरिटी का रिलेशन पढ़ना है डाइपोल मूवमेंट के साथ। ठीक है, और यहां पर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है। ओके, और अब हम स्टार्ट करते हैं कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इटसेल्फ। डाई का मतलब स्टूडेंट्स वही है दो, पोल का मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, एंड मूवमेंट का मतलब होता है घुमाव। मतलब डाइपोल का घूमना, पोलर मॉलिक्यूल का घूमना। जैसे ये HF है, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसका जो घुमाव होता है ना, उसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। घुमाव कहां पे हो? घुमाव हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये देखिए, मैंने ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है जिसमें एक नेगेटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट है। उसके अंदर ना ये मैंने मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं जिनका एक एंड पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब आप इन मॉलिक्यूल्स को प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा? ये खुद को अरेंज करेंगे। अरेंज करने से मुराद ये है कि ये खुद को घुमाएंगे। किस तरफ घुमाएंगे? मतलब पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट होती है नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव चीज अट्रैक्ट होती है पॉजिटिव की तरफ। अब जैसे ये वाला ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, ये घूमेगा, ये खुद को घुमाएगा ऐसे कि पॉजिटिव साइड नेगेटिव की तरफ आ जाएगी, नेगेटिव साइड पॉजिटिव की तरफ। तो अभी तो ये इस तरह सीधा पड़ा हुआ ना, फिर ये घूम जाएगा। घूमेगा तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है घुमाव। तो एक डाइपोल मॉलिक्यूल का घूमना इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। तो ये मैंने आपको डायग्राम से बता दिया कि डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, पोलर मॉलिक्यूल का घूमना। ओके, अच्छा, अब ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया ना, वैसे वर्बली इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड और मॉलिक्यूल। अभी हम पीछे पोलैरिटी पढ़कर आए हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का क्वांटिटेटिव मेजर कर लें, मतलब वो किस हद तक पोलर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट। किसी भी मॉलिक्यूल या बॉन्ड, जैसे ये HF है ना, HF एक मॉलिक्यूल है और ये उसका बॉन्ड है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूल या इसके बॉन्ड की आप पोलैरिटी का क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट के एतबार से इसको मेजर कर लें, दैट विल बी कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। तो ये कितना पोलर है, ज्यादा है, कम है, उस चीज को हम मेजर करें, उसकी पोलैरिटी को मेजर करें, वो डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा। और एक और डेफिनेशन भी है, दैट इज प्रोडक्ट
of electric charge and distance between positive and negative center is also called dipole moment. ये डेफिनेशन हमारी बुक में नहीं लिखी हुई, बट एक्यूरेट डेफिनेशन जो है वो यही होती है हमारे पास कि आपने एक इलेक्ट्रिक चार्ज Q और डिस्टेंस जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. दैट विल बी इक्वल टू डाइपोल मोमेंट. मैंने इसकी मैथमेटिकल रिलेशन को लिखा हुआ है. म्यू, इस सिंबल को कहते हैं म्यू, तो डाइपोल मूवमेंट को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से. म्यू इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर. ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म डाइपोल मूवमेंट की. अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्यू से मुराद होता है चार्ज, ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, जो जैसे ये HF है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, वो क्यू कहलाएगा. और डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर, ये पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव सेंटर है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है. ठीक है, इसको किससे जाहिर करेंगे, आर से. तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट ले लें, क्यू मल्टीप्लाई बाय आर, दैट विल बी इक्वल टू डाइपोल मोमेंट म्यू. तो ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन, भी हमने क्लियर कर ली. ओके, अच्छा, उसके बाद देखें 2 पॉइंट्स ना आपने डेफिनेशन में और लिखने हैं, एंड दीज आर कि डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एरोहेड विदाउट क्रॉस. ये देखें, ये एक एरोहेड है, ये दिस इज अ एरोहेड, और इसकी टेल पे ना एक क्रॉस लगा हुआ है, विद अ क्रॉस इन इट्स टेल. इसको ये इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है डाइपोल मूवमेंट को. अच्छा, उसके बाद इसके यूनिट्स क्या होते हैं डाइपोल मूवमेंट के. डाइपोल मूवमेंट के 2 यूनिट हमारे पास लिखे हुए हैं, दैट इज मीटर कूलम. मीटर कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम आ जाएगा और डिस्टेंस का यूनिट मीटर आ जाएगा, तो इसलिए ये बन जाएगा मीटर कूलम. और दूसरा इसका यूनिट होता है डी बाय कैपिटल डी. ये एमसीक्यूज के लिए याद रखने आप. और फिर एक पॉइंट जो मैं आप लोगों ने लिख लेना यहाँ पर कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटर. मेरे पास ना HF की मिसाल है, डेफिनेशन में मिसाल भी देनी होती है, तो आपने HF की मिसाल दे देनी है. H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. और ये जो डाइपोल मूवमेंट है ना, इसको आपने ड्रॉ कर देना है पॉजिटिव सेंटर से नेगेटिव सेंटर की तरफ. तो ये ऐसे ही ड्रॉ होती है, इसका तरीकेकार ये है. ओके, तो दिस विल बी द पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर का डिस्टेंस प्लस चार्ज Q, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट आ जाता है. अभी तक हमने डाइपोल मूवमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि डाइपोल मूवमेंट होता क्या है. अब एक चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर HF की मिसाल ली गई है, मैं इसके साथ ना एक और मिसाल लिख लेता हूं, दैट इज HCl. इसमें Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे वही होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. आप लोग बताएं, इन दोनों में से HF और HCl में से कौन ज्यादा पोलर है. जाहिर सी बात है HF ज्यादा पोलर होगा. क्यों? क्योंकि HF के केस में डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, उतनी ज्यादा चीज पोलर होती है. क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है दैट इज 4, हाइड्रोजन की होती है 2.1. इसका आंसर आएगा 4 माइनस 2.1 1.9. और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 3, हाइड्रोजन की 2.1. इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.9. तो देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा EN किसके केस में ज्यादा आया है, HF के केस में ज्यादा आया है. तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, उतने ज्यादा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, और उतनी ज्यादा चीज डाइपोल होती है या पोलर होती है, उतनी ज्यादा चीज डाइपोल या पोलर होगी. तो HCl में ये वैल्यू कम आती है. HCl पोलर जरूर है, लेकिन HF की निस्बत कम पोलर है. इसके अंदर लेस पोलैरिटी, इसके अंदर मोर पोलैरिटी. जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाव देखने को मिलेगा. ओके, जितनी ज्यादा चीज पोलर होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाव देखने को मिलेगा. और जितना ज्यादा घुमाव होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट. तो मैं लिख सकता हूं डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलैरिटी रखेगा, उतना ज्यादा उसका डाइपोल मूवमेंट होगा. या यूं भी लिख सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस. जितना ये डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी और उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा. तो HF हैज मोर डाइपोल मूवमेंट देन HCl. ओके,
अच्छा जी, ये बात अब क्लियर हो गई हमारी। अब हम चलते हैं डाइपोल मूवमेंट की एग्जांपल्स की तरफ स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो सबसे पहले मिसाल दी हुई है दैट इज ऑफ वाटर H2O। इसको देख लेते हैं। वाटर का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें होता क्या है, हमारे पास एक ऑक्सीजन और उसके साथ दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होते हैं इस शक्ल के अंदर, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को, तिरछी फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम होती है, तो इस वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, उसके बाद आपने इनके डाइपोल मूवमेंट ड्रॉ करने हैं। ओके, वो कैसे ड्रॉ होते हैं हमें पता है, पॉजिटिव सेंटर से नेगेटिव सेंटर की तरफ आपने ये साइन या सिंबल ड्रॉ करना होता है। ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, उसके बाद इस बॉन्ड को देखें, ये वाला बॉन्ड, इसका डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, ये तीसरे वाला कहां से आया, ये तीसरे वाला है इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, एक और चीज स्टूडेंट्स, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो देखें ऊपर की जानिब ड्रॉ हो रहा है, और यहां पर हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 1.85 डिबाई, ये वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, हर बॉन्ड का जो यहां पर हमने ये एरोहेड ड्रॉ किया है, अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, तो उस केस में आप उसको कहेंगे बॉन्ड मूवमेंट। ठीक है, मतलब मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो इसकी जो मूवमेंट है उसको मैं कहूंगा बॉन्ड मूवमेंट, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड की है। इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो ये वाला बॉन्ड है, इसकी मूवमेंट को भी मैं कहूंगा बॉन्ड मूवमेंट। ओके, और इनका जो रिजल्टेंट है ना, उसको मैं कहूंगा डाइपोल मूवमेंट, बिकॉज अब ये पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल का मैं निकाल रहा हूं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट निकल देगा जब आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है, बाकी दोनों को आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 1.85 डिबाई। अच्छा, अगर H2O का स्ट्रक्चर ऐसे ना होता और H2O का स्ट्रक्चर होता सिंपल लीनियर ऐसे, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये हम सपोज कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि वाटर का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता। अब डाइपोल मूवमेंट या बॉन्ड मूवमेंट आपने ड्रॉ करना है पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटर की तरफ, इधर से भी पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटर की तरफ। ये दो बॉन्ड मूवमेंट आ गए आपके पास। ये देखें, ये दोनों ना ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सॉरी, आपको नजर नहीं आया होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स। एक पॉजिटिव से नेगेटिव, दूसरा भी पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉ किया था, और ये दोनों जो बॉन्ड मूवमेंट्स हैं ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सिमिलर इन मैग्नीट्यूड है, इस वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से। तो इसका बॉन्ड, इसका डाइपोल मूवमेंट इस केस में क्या होता, जीरो होता, अगर वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता। लेकिन स्टूडेंट्स, वाटर का स्ट्रक्चर ये है ही नहीं, लीनियर होता ही नहीं है। वाटर का स्ट्रक्चर होता है बेंट, मुड़ा हुआ, ये वी शेप है इसकी ऐसे। तो इस वजह से, इसके स्ट्रक्चर की वजह से, इसका जो बॉन्ड मूवमेंट है, इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं होता, बल्कि और कुछ ना कुछ जरूर होता है। ओके, एक और मिसाल देखें, यहां पर SO2 की मिसाल दी हुई है। सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। डाइपोल मूवमेंट ड्रॉ करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटर की तरफ ड्रॉ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटर की तरफ ड्रॉ होगा, ये सल्फर और ऑक्सीजन का। उसके बाद इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारी बुक में नीचे की जानिब शो करवाया गया है। तो इस केस में जो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है दैट इज 1.61 डिबाई। तो इस केस में भी अगर आप यूं बात करें स्टूडेंट्स, अगर अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता तो क्या हम करते, सबसे पहले तो मूवमेंट्स ड्रॉ करें ना। ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रॉ हो गया, इसी तरह से यहां से भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रॉ हो गया। अब ये दोनों जो बॉन्ड मूवमेंट्स हैं ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते और जीरो आता। मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होता ना तो इसका भी जीरो होता, बट इट हैज नो लीनियर स्ट्रक्चर। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता, इसका भी क्या होता है, बेंट होता है।
वाटर का भी बेंट है, इसका भी बेंट। होता क्यों है बेंट इनका स्ट्रक्चर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर्स। ठीक है, इनकी वजह से इनका स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो लीनियर नहीं होता। और याद रखिएगा, जितना ज्यादा लॉन पेयर होंगे उतनी ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगी। ठीक है, पहले बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की या पोलैरिटी की, अब मैं बात कर रहा हूं लॉन पेयर की। जितना ज्यादा लॉन पेयर होंगे उतने ज्यादा क्या होगी, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास सम मॉलिक्यूल्स हैव नेट डायपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0। कुछ मॉलिक्यूल्स का डायपोल मूवमेंट 0 होता है और वो हमें याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। ये वैसे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है डायपोल मूवमेंट, लेकिन इसमें जो हमारे पास मिसालें हैं उनकी वैल्यूज भी याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अब हमने ये देखना है किन मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होगा। ठीक है, तो उसकी मैं आपको निशानी बताऊंगा याद रखने की, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस मेथड को, कि अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो होगा क्या, रेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो तो उस केस में उसकी जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो 0 आएगी। अब मैं आपको समझाता हूं रेगुलर सिमेट्री का मतलब क्या है, मतलब रेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है। रेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से मुराद ये है सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय सेम एटम्स। अगर आपका सेंट्रल एटम सेम एटम से घिरा हुआ है तो उस स्ट्रक्चर का जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। हमारी बुक में इसके लिए वर्ड लिखा हुआ है लीजेंड। लीजेंड हम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, उसको क्या कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। अब जरा ना मिसाल के तौर पर इधर आए, मैं आपको ये वाली बात समझाता हूं कि रेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है। मेरे पास मिसाल है BeCl2 की, बेरिलियम डाइक्लोराइड की। इसमें बेरिलियम दरमियान में आ गया, 2 क्लोरीन उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये है सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सेम एटम लगे हुए हैं तो उसको कहते हैं रेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। जिस स्ट्रक्चर में भी आप ये चीज देखें कि दरमियानी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द लेफ्ट साइड अप डाउन सिमिलर एटम लगे हुए हैं या सेम लीजेंड लगे हुए हैं, लीजेंड से मुराद भी ग्रुप ऑफ एटम है जो कि सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं। तो ये देखें, ये भी क्लोरीन सेम है, तो क्या होगा, इसका डायपोल मूवमेंट 0 आएगा। इसकी आपको समझ भी लग रही है कि एक मूवमेंट आपका इस तरफ है इस डायरेक्शन पे, दूसरा मूवमेंट इस तरफ है राइट डायरेक्शन पे, दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से ये देखिए जी BF3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल। पहले तो हम पिछला लीनियर केसेस की बात कर रहे थे, अब जरा उससे हट के बात करें। इसका रेगुलर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, ये भी रेगुलर लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है और ये रेगुलर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर कहलाता है। इस केस में दरमियान में होता है बोरॉन और उसके साइड्स पे होते हैं 3 फ्लोरीन। अब देखें सराउंडेड एटम्स जिन्होंने बोरॉन को घेरा हुआ है वो सेम है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो इस वजह से इसका भी डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये बहुत अच्छी निशानी है कि किन स्ट्रक्चर्स का डायपोल मूवमेंट 0 होगा और किन का नहीं होगा। वो हम इस बात से याद रख सकते हैं कि अगर किसी के पास रेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, और रेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सिमिलर एटम्स पाए जाएं या सिमिलर लीजेंड्स पाए जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका डायपोल मूवमेंट 0 कहलाएगा। ओके, तो इस केस में ये हमारे पास 3 बॉन्ड मूवमेंट्स हैं, ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मतलब ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। ओवरऑल हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना, वो डायपोल मूवमेंट का वो क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, इसकी तो समझ आ जाती है आसानी से कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ये दोनों मूवमेंट्स इस वजह से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे कैसे कैंसिल होता है, स्टूडेंट जरा अपने जहन में एक चीज लाएं कि ये एक बॉल है, इस बॉल को 3 जगह से खींचा जा रहा है इकट्ठे एट अ टाइम, यहां से भी खींचा जा रहा है, यहां से भी इक्वल फोर्स से खींचा जा रहा है। तो क्या ये बॉल कहीं पे मूव करेगी,
मतलब इस बॉल को आपने 3 रस्सियों से जोड़ा हुआ था और तीनों साइडों से इक्वली आप खींच रहे, तो क्या ये कहीं मूव करेगी? नहीं करेगी, इधर ही रहेगी, इसका घुमाव होगा ही नहीं। इसी तरीके से ये जो BF3 है, इसमें ये तीनों फ्लोरीन है इक्वली फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये बोरॉन कहीं पे घूम पाएगा, ये स्ट्रक्चर कहीं पे घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा, क्योंकि तीनों साइडों से इक्वल फोर्स लग रही है, वो एक आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे फोर्सेस का इफेक्ट। इसलिए डाइपोल मूवमेंट में जब कोई घुमाव नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। घूमने से ही डाइपोल मूवमेंट आता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जैसे हमारे पास डाइपोल मूवमेंट 0 आया है, तो ओवरऑल BF3 को हम कहेंगे कि इसके अंदर नॉन पोलैरिटी हो गई है। बट अगर आप सिंपल बात करेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड की, तो वो पोलर ही है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। अगर आपसे सिंगल बॉन्ड की बात पूछी जा रही है इन सब केसेस में, जैसे BeCl2 में वो आपको कहे ओवरऑल ये क्या है, पोलर है या नॉन पोलर, तो आप कहेंगे ओवरऑल तो ये नॉन पोलर है। लेकिन इसके अंदर जो बेरिलियम और क्लोरीन का ये वाला बॉन्ड पोलर है, इस तरह बेरिलियम और क्लोरीन का ये वाला बॉन्ड ये भी क्या है? पोलर है। सेम लाइक दैट बोरॉन और फ्लोरीन के दरमियान ये तीनों बॉन्ड्स पोलर ही हैं। लेकिन ओवरऑल BF3 का जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाएगा? वो नॉन पोलर कहलाएगा, बिकॉज उस केस में डाइपोल मूवमेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जब डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं तो चीज नॉन पोलर कहलाएगी। लेकिन ओवरऑल की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर ही हैं। लास्ट मिसाल है हमारे पास CCl4, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए मिसाल है। तो इसमें एक कार्बन है दरमियान में और उसके साथ 4 मैंने क्लोरीन बनाए हुए। उन चारों क्लोरीन के मैंने बॉन्ड मूवमेंट्स भी ड्रॉ किए हुए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटर, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटर की तरफ। इस केस में भी जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है वो 0 आएगी। अब 0 कैसे आएगी? ये एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है, बॉन्ड मूवमेंट, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाला और ये वाला ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात वही है जो आपको यहाँ पर बताई थी कि एक बॉल है, उसको आपने 3 रस्सियों से जोड़ा हुआ है। अब 4 रस्सियों से जोड़ लें, चारों तरफ से इक्वली फोर्स लग रही होगी, तो ये बॉल कहीं पे भी मूव नहीं करेगी, घुमाव शो नहीं करेगी, तो डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। जी जी, ये चीज होगी क्लियर कि हमने ये समझना था बेसिकली कि रेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से मुराद क्या होता है। तो इस केस में भी CCl4 में भी दरमियानी जो हमारे पास एटम है कार्बन, उसके साथ जो 4 जुड़े हुए सराउंडेड एटम्स हैं वो सेम ही हैं। बस सेम नजर आ रहे हैं तो आपने आंखें बंद करके डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0 लगा देना है। अच्छा, उसके बाद क्या कोई ऐसा है स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे जिसके पास इररेगुलर स्ट्रक्चर हो, इरेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो? बिल्कुल है। तो वो देखिए, जैसे ये मिस आइए ना, आपकी क्विक चेक का क्वेश्चन है कि CH2Cl2, इस केस में क्या इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा या नहीं होगा? तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो देख लें। कार्बन, उसके साथ मैंने 2 क्लोरीन जोड़ दिए और साथ में 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इनका डाइपोल मूवमेंट ड्रॉ करें, बॉन्ड मूवमेंट्स। तो सबसे पहले कार्बन और क्लोरीन का ड्रॉ करें, तो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे है और पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन पे है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रॉ किया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रॉ किया। अब बात कर लें कार्बन और हाइड्रोजन की। स्टूडेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन के केस में बात करें ना, तो फिर कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। ये देखिए, मैंने इधर पार्शियल नेगेटिव शो करवाया हुआ, क्योंकि पहले मैं इन दोनों की बात कर रहा था। इन दोनों के हिसाब से कार्बन पॉजिटिव है और हाइड्रोजन के हिसाब से कार्बन क्या है? नेगेटिव। तो अब जो मूवमेंट ड्रॉ करूंगा वो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। इस केस में सराउंडेड एटम्स क्या हैं? डिफरेंट है। 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, आपस में मुख्तलिफ हो गए। अब ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इस केस में म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। इस बात को ऐसे समझ लें, अब 4 तरफ से फोर्स लग रही है इस स्ट्रिंग को, लेकिन 2 तरफ से तो सिमिलर फोर्स है। जैसे क्लोरीन की बात करें, 2 तरफ से ऑपोजिट है, ऑपोजिट से मुराद अलग है, हाइड्रोजन थे। तो अब तो चारों तरफ से सिमिलर फोर्स नहीं लग रही, सिमिलर तरीके से नहीं खींचा जा रहा, तो अब ये घुमाव शो कर पाएगा। तो इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। तो बस आपने बहुत ही छोटी सी चीज याद रखनी है कि अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सेम एटम लगे हुए हैं तो क्या होगा? तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर सेम एटम नहीं है तो डाइपोल मूवमेंट भी 0 के इक्वल नहीं है।
स्टूडेंट्स टॉपिक पिछला एंड हो गया। ये ना इससे पहले डाइपोल मूवमेंट से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड। तो ये पहले हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अबाउट। मैं जस्ट टाइप ऑफ बॉन्ड आपने इससे डिटरमाइन करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड है। तो अगर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 हमारे पास ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ज्यादा आए तो बॉन्ड कहलाएगा आयनिक, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से लेस हो तो बॉन्ड कहलाएगा कोवलेंट। अगर इक्वल टू 1.8 हो तो 50% आयनिक बॉन्ड कहलाएगा और 50% कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करें कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, तो पोलर कब होगा और नॉन पोलर कब होगा। स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से लेकर 0.4 की वैल्यू से कम है, मतलब 0 से लेके आप यूं समझ ले 0.399 तक है, तो फिर क्या होगा, आपका बॉन्ड कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.7 के दरमियान आ रहा है तो फिर आपका कोवलेंट बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये HCl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन की 2.1 है, क्लोरीन की 3 है, दोनों का आपने ले लेना है माइनस, आंसर आएगा 0.9। अब देखना है 0.9 कहां पे लाई कर रहा है। 0.9 लाई कर रहा है जी हमारे पास 1.8 से सॉरी ये 1.8 से लेस में लाई कर रहा है। ठीक है, 1.8 से लेस में लाई कर रहा है तो ये बॉन्ड कहलाएगा कोवलेंट बॉन्ड। अब देख लें पोलर है या नॉन पोलर है, तो ये देखें जी 0.9 की वैल्यू लाया करती है 0.4 और 1.7 के दरमियान, तो ये कहलाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन हमारे पास आती है HF की। अब HF को अगर आप देखें तो फ्लोरीन की वैल्यू 4 होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन की 2.1, दोनों को करेंगे माइनस 4.1 माइनस 4.0 माइनस 2.1 दैट विल बी 1.9। अब 1.9 की वैल्यू 1.8 से ग्रेटर है, हमें ये लगेगा कि ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, बट नहीं, ये आयनिक बॉन्ड नहीं होता। ये होता है कौन सा बॉन्ड, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये जनरल क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स, इससे देख के हम टाइप ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी है। उसकी रीजन क्या है कि ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो बॉन्ड है ये बना हुआ है, ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल्स के दरमियान बना हुआ है। नॉन मेटल्स के दरमियान वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कभी भी नहीं कहलाएगा। तो आयनिक बॉन्ड के लिए एक चीज मेटल होनी चाहिए, दूसरी नॉन मेटल होनी चाहिए, तो इसलिए ये एक्सेप्शन के तौर पर आ रहा है, इसको याद रखिएगा। अदरवाइज बाकी केसेस में आप इसको देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।